हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 4 में मॉड्यूल सी का चैप्टर 9 है रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। देखिए, पार्ट वन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए कैसे क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे नैफेड यानी नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट ये एक तरह से डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उनको कंप्लीट करना, उनको कमर्शियली रन करना, जिससे कि उससे रिटर्न आ सके, ठीक है। जो जो कुछ कमर्शियल लेंडर्स हैं जिनका काम बेसिकली होता है कि जो आप कमर्शियल बैंक्स हुए या एनबीएफसीज हुआ वो भी ये सब तरह काम करते हैं, लेकिन डीएफआई जो होता है उसका होलली पूरी तरीके से सिर्फ यही काम है। डीफाई जो बेसिकली होते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, और जो भी लॉन्ग पीरियड यील्डिंग लो रिटर्न होते हैं, जैसे कि आपका रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, माइनिंग हो गए, हैवी इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि डेवलपमेंट बैंकिंग संबंधित था, मतलब कि विकासशील बैंकिंग एक तरीके से। उसके लिए क्या किया गया, आईएफसीआई बनाया गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में। फिर बनाया गया आईडीबीआई 1964 में, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आईआईबीआई, इस तरह से नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी, ये सब उसी का एक तरह से पार्ट है। इन सबका ओवरऑल काम है, ये सब के सब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कुछ होते हैं जैसे कि आरईसी का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस ये पावर सेक्टर के लिए काम करता है। इस तरह नाबार्ड है, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करता है। जो आईआरएफसी है वो रेलवे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नैफिड। नैफिड जो है आपका, ये बेसिकली कॉर्पोरेट बॉडी है। इसका जो शेयर कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ का है। इसमें किस किस के शेयर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के, इसमें सुवेरेन वेल्थ फंड भी है, इसमें पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ये सब इसके कुल मिलाकर के पार्ट हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें 100% में से जो होता है वो घट घट के कितना बचा, केवल 26% बचा है। इनिशियली 100% था, लेकिन धीमे धीमे और लोगों को शेयर्स देके उन्हें पैसे जनरेट किए, और अब आज के डेट में इसका कितना है, केवल 26% ही इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें शेयर बचे हुए हैं। क्या क्या नैफिड के फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, ये देखिए। फाइनेंशियल और साथ ही साथ डेवलपमेंट दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं इनके, मतलब प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और साथ ही साथ ये जो आपका डेवलपमेंट संबंधी जो इनके लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको भी फुलफिल करते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो स्वयं भी लैंड करते हैं, किसी के माध्यम से लैंड करते हैं। जैसे कि नाबार्ड डायरेक्टली लैंड नहीं करता है, वो बैंक्स को फंड देता है और बैंक्स उसको आगे लैंड करते हैं, उसके बदले में वो उनको इंसेंटिवाइज करता है बैंक्स को, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बताती है इनको किस किस डोमेन में इनको काम करना है। जो उनके डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए या उनको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करते हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस संबंधित जो उसको फ्लोट करते हैं और वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं। जो नैफिड है उनके कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए लोन एडवांसेस देते हैं, रीफाइनेंस भी करते हैं जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह का काम है, ठीक है। इसके साथ ही फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने के केस में या कोई नेगोशिएशन करने के लिए भी एज ए कंसल्टेंसी भी ये लोग काम करते हैं नैफिड में, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या होते हैं, जो नैफिड है वो बेसिकली जो सोर्स करता है फंड, बेसिकली या तो लोन्स के रूप में सोर्स करता है या बॉन्ड वगैरह आदि के द्वारा जो है वहाँ से फंड वो बॉन्ड और डिबेंचर उसके द्वारा जनरेट कर सकते हैं, या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर से भी ये लोग फंड जनरेट कर सकते हैं। नैफिड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, आरबीआई से, बैंक से, म्यूचुअल फंड से, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब से भी पैसे वो लोग ले सकते हैं। जो नैफिड है उसका बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट कैसा रहता है, देखिए उनके जो बोर्ड के मेंबर होते हैं उनमें कौन कौन होता है। एक तो चेयरपर्सन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होंगे आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद, एक एमडी होते हैं, 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, 2 डायरेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं, साथ ही साथ 3 डायरेक्टर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसमें स्पेसिफाई रहते हैं।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको शुरू में इनिशियली 5,000 करोड़ का फंड दिया था, मतलब ग्रांट दिया था। उसके बाद ही इनके साथ एक और फ़ायदा होता है इनको, कि इनको ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1% को बोरिंग से मिल जाता है। अगर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो वर्ल्ड बैंक वगैरह है वहाँ से अगर लेते हैं तो नाफेड को 0.1% का कंसेशन मिल जाता है। देखिए ऐसे 0.1% बहुत कम लगता है, लेकिन जहाँ पर बात लाखों करोड़ों की, लाख, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ ऐसे बात हो रही हो, वहाँ पे 0.1% का भी जो डिफरेंस होता है वो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। जो भी कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में जो रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब आपने बुकिंग करी 80.1 था रेट मान लीजिए डॉलर का, जब तक पैसा आया तो 80.2 हो गया, तो जो 0.1 का जो फ्लक्चुएशन हुआ है उन सबको भी ये लोग रीइम्बर्स कर देते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये भी प्रोसेस होता है। अगर नेफेड रिक्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट जो है नए बॉन्ड डिवेंचर आदि इशू करता है, जिससे कि उसको पैसा जनरेट किया जा सके। इसके बाद एक लास्ट इसका टॉपिक है वो है NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक लिमिटेड। इसको शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो होता है बैड बैंक। बैड बैंक क्या है, आपने सुना होगा। देखिए मार्च 2021 में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया था गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि जो NPA है वो उस समय 8.3 लाख करोड़ तक हो गया था, और कॉन्सेप्ट ये था कि धीमे धीमे NPA बढ़ेगा, मतलब एक साल में उनका प्लान जो वो था एस्टिमेट था वो था करीब 10 लाख 11 लाख करोड़ हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाए थे। बैड बैंक के लिए किसने कहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी RBI की, उसने सजेस्ट किया था कि बैड बैंक लाया जाए, ठीक है। जो IBA था, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उसने प्रपोजल सबमिट किया था बैड बैंक के लिए। तो बैड बैंक का बेसिकली जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितना भी खराब लोन है, जो असेट्स जो NPA हो चुके हैं, उनको बैड बैंक अपने अंडर में ले लेगा, जिससे कि जो बैंक्स हैं वो नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब नॉर्मल एडवांसेस लोन से उस पर काम कर सकें, और रिकवरी वाला सारा प्रोसेस बैड बैंक के पास आ जाए। बेनिफिट इसमें क्या था कि जो बैंक्स होंगे वो अपने सारा NPA बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो साफ़ सुथरी हो जाए, तो उनका बिजनेस डेवलपमेंट बेहतर हो जाएगा, उनके लिए मार्केट से पैसा रेज करना और ईजी हो जाएगा। जो कंसेप्ट ऑफ बैंक है उसमें कहा गया है कि जो NARCL है उसमें एक डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी बनेगी, जिसे बोलेंगे इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए वैसे ऐसे जैसे ARC वगैरह होता है उसी को बस ये गवर्नमेंट स्तर पर किया जा रहा है सब। ARC वगैरह प्राइवेट होता है, ये गवर्नमेंट स्तर पर किया जाता है। NARCL जो है वो बेसिकली बैंक्स को कंसोलिडेट करेगा, उनके स्ट्रेस्ड एसेट को सारे कंसोलिडेट करके अपने अंडर में ले लेगा। जो IDRCL यानी इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ARC भी कहते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्राइवेट्स में होती हैं, उसका काम बेसिकली होगा कि वो जो स्ट्रेस एसेट्स होंगे उनको अपने अंडर में लेगा, और उसके बाद उनकी वही सिक्योरिटी रिसिप्ट वगैरह बना के उनको मार्केट में फ्लोट करेंगे। जो NARCL है वो बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह होगा, जिसमें 51% जो होल्डिंग इक्विटी होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक की होगी। IDRCL जो होगा उसमें 49% जो होल्डिंग होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक की होगी। With this, we have come to end. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Do like, share, and subscribe to the channel and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.